नमस्कार मित्रों। यस, देखिए व्यंजनागम। व्यंजनागम का मतलब होता है व्यंजन का आना। ठीक है। व्यंजन आने के कारण इसमें अभी देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, सेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं। अवन्नति, क्या लिखा है ये? अवन्नति नहीं होता, अवनति। अवनति, अवनति। अरे लिख लेना, अभी ये पूरा पढ़ा लेने दो, लिखना ही है आपको। कॉपी कहाँ खोल रहे हो अभी? ठीक है। शब्द है उन्नति। उन्नति का अर्थ होता है अपनी जगह से ऊपर उठना, वो उन्नति कहलाता है। तो उन्नति के प्रभाव में आकर के हमने अव उपसर्ग लगा करके अवन्नति बना दिया, ये गलत है। अवन्नति नहीं होता है, अवनति होता है। नत नीचे की तरफ, अव झुकाव। ठीक है, तो नीचे की तरफ बढ़ना मतलब घटना वो अवनति है, ऊपर की तरफ जाना उन्नति है। ठीक है, तो यहाँ व्यंजन आगम, जबरदस्ती का व्यंजन कौन आ गया? न आ गया। किसके प्रभाव के कारण? उन्नति के प्रभाव के कारण। इसी प्रकार बुधवार, बुधवार नहीं होता, बुधवार होता है। क्या होता है? बुधवार। बुध तो गौतम बुद्ध है ना, उनका वार नहीं, जैसे सोम का वार है उसको कहते हैं। अगला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप इसको करोगे तब आपको इसको लिखना है, आरपीएससी में आया हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये सदृश्य, ये आरपीएससी एग्जाम में आया है। यह प्रत्यय जब भी लगता है प्रारंभिक स्वर में वृद्धि होगी और ये बनेगा सादृश्य, ये बनता है। या फिर क्या बनेगा? सदृश। दोनों सही है, याद रखना। या तो कहिए सादृश्य या कहिए सदृश। बिल्कुल, बात तो सही है। मैं बात करूं सर से? नहीं तो मेरा ही राम नाम फिर कल बैठने आना पड़ता। ओके, अगला क्या आ रहा है? निश्चल। देखिए इधर, ये आपको संधि में मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा अगर उपसर्ग अगर आपसे पूछे तो क्या लिखना है? निस। लेकिन संधि पूछे तो नहीं करना है। अगर विसर्ग के बाद तालव्य ध्वनि, तो विसर्ग किस में बदलेगा? श में। याद करो, मनोधन चिकित्सा, मनस चिकित्सा। तो इस तरीके से ये विसर्ग किस में बदलना चाहिए? श में। निहधन शुल्क, निःशुल्क। याद आ रहा कुछ? उसमें ये मैंने पढ़ाया था। तो इस हिसाब से देखें तो यहां पर ये बात देखिए, या श और ये च तालवी ध्वनि, जबकि च नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? निश्चल। निश्चल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो क्या आ रहा है? समुद्र। हमको ये लग रहा है यार ये शब्द तो सही है सर, यहाँ कहाँ गलत है?
ये है समुद्र। क्या है ये? समुद्र। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम कई बार समुंदर बोलते हैं और कुछ लोग तो समुंदर न बोल करके समंदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समंदर। ध्यान रखना, समुद्र है, समुंदर नहीं होता। अगला क्या आ रहा है? केंद्रीकरण। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। यहां मात्रा आपको बड़ी दिख रही है और ये करण भी आ रहा है। सबसे पहली बात तो केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। और इसे तो आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखना, ये पूछने योग्य। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन करना, केंद्रीकरण का केंद्र में लाना। आज आप देखते हो जितने भी बैंक है सब एसबीआई के अंडर में। इन सभी बैंकों का केंद्रीकरण राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। राजीव गांधी जी थे, वो इन सभी बैंकों को एक सेंट्रलाइज बैंक बनाया और एसबीआई से इनको जोड़ दिया। पंजाब नेशनल बैंक हो, बड़ौदा हो, कोई सा भी आईसीआईसी बैंक हो, तो एक कड़ी में पिरो लेना, तो सेंटर में ले आना, ये बात है। केंद्रीय अलग शब्द है, केंद्र में ई प्रत्यय लगता है तो केंद्रीय, प्रांत में ई लगता है प्रांतीय, जाति में ई लगता है जातीय। उस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि केंद्रीयकरण हो रहा है, केंद्रीकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। अब इसमें एक और बात सीखनी है कि अगर किसी शब्द के पीछे करण प्रत्यय लगता, कौन सा प्रत्यय? करण। ये बात मैंने आपको पहले बता भी दी थी। देखिए वे सभी शब्द जो इकारांत है, छोटी ई मात्रा वाले, जैसे देखिए ये एक शब्द आता है प्रस्तुति, मात्रा कैसी आती है? छोटी। इसी प्रकार ये आता है तुष्टि, तुष्टि, और यह आता है पुष्टि, एक शब्द है पुष्टि। इन सब में मात्रा देखना, शुद्धि, वृद्धि, सब में मात्रा कैसी आ रही है? छोटी। लेकिन जब इनमें हम क्या जोड़ेंगे? करण, तब ये ती की मात्रा कैसे हो जाएगी? बड़ी, और ये बन जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। अब यहां देखिए मात्रा कैसी आ रही है? बड़ी। यहां पे भी मात्रा कैसी दिख रही है? बड़ी दिख रही है और ये करण भी लगा हुआ था। हमें ये लग रहा है कि ये शब्द सही है, परंतु ये सही इसलिए नहीं है कि ये यहां गलती किस बात की हो रही है? यहां शब्द आ रहा केंद्रीय, इसमें ऑलरेडी ये प्रत्यय लगा हुआ है। केंद्र में ये प्रत्यय लगता है, क्या बनता है? केंद्रीय। फिर उसके बाद एक और करण लगा दिया। आपको याद हो तो मैंने सौंदर्यता शब्द पढ़ाया था, तो या तो कहिए सौंदर्य या कहिए सुंदरता, लेकिन सौंदर्यता शब्द नहीं कहते, क्योंकि यह प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों एक ही काम करते हैं। इसलिए आपको केंद्रीकरण लिखना, न कि केंद्रीकरण। अगला क्या है? शुभेच्छुक, जबकि शुभेच्छुक नहीं होता, शुभेच्छु, शुभेच्छु। आपकी शुभ की कामना करने वाला क्या कहलाता है? शुभेच्छुक। क नहीं होता। अगला क्या आ रहा है? कृत्य, कृत्य। देखो ये भी एग्जाम में आया। देखो ये तो होता है कृत, कृत्य, कृत, कृत्य। कृत का अर्थ है किया हुआ, कृत का अर्थ क्या है? किया हुआ। और कृत्य जो करने योग्य है, मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम उसको उपकार की दृष्टि से देखते हैं, हमारे ऊपर आपने उपकार किया और इस वजह से ये मेरा काम हो गया। तो पहले काम होना और फिर उसके बाद उस काम की परिणति में बदलाव होना, उसके लिए शब्द काम में आता है। तो कृत, कृत्य, पहले हलंत लगाना है, फिर डैश, और फिर ये पूरा लिखना। कृत, कृत्य, कृत्य कृत्य नहीं करना है। ये दो पुनरावृत्ति हुई है, वो गलत है। अगला क्या आ रहा है? प्रज्वलित। देखो इसमें क्या आ रहा है? दो ज आ रहे हैं। हम इस दो ज को लाने के पीछे कारण क्या समझते हैं? कारण समझते हैं उज्जवल। उज्जवल में कितने ज आते हैं? दो। इस उज्जवल में दो ज आने की वजह से हम प्रज्वलित में भी दो ज बना देते हैं, परंतु होना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए प्रज्वलित, प्रज्वलित। क्या होना चाहिए? प्रज्वलित होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि कैसे है। ये उद उपसर्ग है और ये ज्वल शब्द है। नियमानुसार देखें, द के बाद ज, द के बाद ज आता है, तो द किस में बदलेगा? ज में। ये मैंने व्यंजन संधि में पढ़ाया था आपको। देखिए जब भी उज्जवल लिखा जाएगा, मात्रा कितने, ज कितने आएंगे? दो, ठीक है। और अगर प्रोज्वल लिखा जाएगा तब भी ज कितने आएंगे? दो। क्यों आएंगे? क्योंकि ये प्र प्लस उज्जवल से बनता है। और ये कौन सी संधि है?
गुण संधि है, अ के बाद उ क्या बनेगा, ओ। अब ये प्रोज्वल में भी हमने दो ज लिए, उज्ज्वल में भी दो ज लिए, ये संधि की वजह से। लेकिन प्रज्वलित में एक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्र उपसर्ग है और ज्वलित मूल शब्द है यहां पर, तो यहां तो कोई संधि नहीं हो रही है। तो फिर अनावश्यक व्यंजन का आगम हम किसके प्रभाव में कर रहे हैं? प्रोज्वल की वजह से, उज्ज्वल की वजह से। इस वजह से इस शब्द को हमने गलत कर दिया और ये आपको पूछा जाता है। और ये शब्द आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, मैं आपको बताता हूं, अखबार में। और कब मिलता है? जब भी कोई प्रोग्राम होता है और कोई नेता आता है और दीप प्रज्वलित करके उसका शुभारंभ करता है, तो अगले दिन अखबार में हेडिंग बनती है कि केंद्रीय संसाधन मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत की। वो दीप प्रज्वलित में वो प्रज्वलित ऐसा लिखा हुआ मिला अखबार में। देखना, अगर ढंग से, अगर किसने बढ़िया पढ़ाई कर रखी होगी संपादक ने, अगर बढ़िया जो पेपर को देखने वाला अखबार की मतलब प्रूफ रीडिंग देखता है और उसने अच्छी तरीके से प्रूफ रीडिंग की है, तब तो वो ऐसा लिखेगा। और चल रहा है और वो ऐसा लिख दे, मेरे पास ऐसे 3-4 जगह पर मैंने गोला करके अखबार की कटिंग रखी हुई है कि देखो अखबार वालों ने गलती कर ली, और उस शब्द को हम शुद्ध मान लेते हैं। नहीं है, आपको प्रज्वलित में एक ही ज लगाना। अगला देखिए, अंतर ध्यान। बाबा जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और ये आएगा अंतर्धान। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी सेट के एग्जाम में पूछा है, पूज्य नियम। बहुत अच्छा शब्द है और इसमें आपको वही बात याद रखनी है जो यह प्रत्यय और ता प्रत्यय वाला कंसेप्ट है। देखिए, संस्कृत में एक प्रत्यय होता है अनीय। कौन सा प्रत्यय होता है? अनीय। और एक प्रत्यय होता है य। अनीय का मतलब होता है चाहिए के अर्थ या के योग्य के अर्थ। पूजा मूल शब्द है और पूजा के योग्य, जो पूजा जिसकी की जाए उसके लिए अनीय प्रत्यय लगता है तो बनता है पूजनीय। क्या बनता है? पूजनीय। ये शुद्ध शब्द होता है, यानी पूजा के योग्य। अब गलती क्या कर ली कि पूजा में यह प्रत्यय लगने से हमने शब्द बना लिया है पूज्य। क्या बना दिया? पूज्य। जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, हमने पूज्य शब्द बना दिया और पूज्य में और अन्य प्रत्यय जोड़ करके क्या बना दिया? पूजनीय बना दिया। ये गलती कर ली। इसलिए या तो कहिए पूजनीय या कहिए पूज्य, पर पूजनीय कभी नहीं करना। और इसे तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोल्ड करके करना कि ये प्रश्न परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है और लड़के इसको शुद्ध करके आ जाते हैं। क्योंकि हम कई बार कहते हैं पूजनीय पिताजी, पूजनीय बोलने हमारे व्यवहार में आ चुका, इसलिए ये हम इसको शुद्ध मान चुके हैं, पर ये शुद्ध नहीं है। या तो कहिए पूजनीय या कहिए पूज्य, ये दोनों सही है, बाकी सारे अशुद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, श्राप। श्राप नहीं होता, शाप होता है। क्या होता है? शाप। साप में अभी उपसर्ग लगेगा, क्या बनेगा? अभिशाप। अगला क्या है? कुतिया। हमने क्या है? शब्द देखा था कुत्ता। क्या शब्द देखा था? कुत्ता। इसमें कितने त आ रहे हैं? 2। तो फिर इसका स्त्रीलिंग बनाने में भी हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, आगे ई की मात्रा लगा दी, ठीक है, कुतिया बना दिया। लेकिन वास्तव में होता है कुतिया, त पूरा आता है। क्या आता है? हाँ, कुछ बोल तो सही समझदार है जो बोलते हैं, बाकी कुतिया ऐसे बोल देते, नहीं होता। यहाँ बोल के देख लेना। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ टेकड़ी क्या कहते हैं तुम्हारे उधर? चलो लिख लीजिए इसे। हाँ, राकेश जी बोल रहे हैं 27 को रीट में मजा आ जाएगा। देखो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ रीट में आपको मजा आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए आपकी। न व य, हाँ बेटा, केंद्रीकरण में केंद्रीय न का है। अरे न नहीं हटेगा, न तो मात्रा में। एक मिनट रुक जाओ, ये अभिषेक जी प्रश्न कर रहे हैं। न, न तो अरे ये है ना, ये न का काम तो ये कर रहा है, ये है बिंदी। अगर ऐसा नहीं लिखे परीक्षा में, ऐसा आ गया केंद्रीकरण, तो राइट है, गलत नहीं है। पर मैं ऐसे कभी लिखता नहीं हूं, आपको पता है, मैं मानक ही लिखता हूं, इसलिए मैंने बिंदी में लिखा है, तो वो केंद्रीकरण भी सही होगा।
पारितोषिक को कैसे लिखें? कल तो पढ़ाया था पारितोषिक, ये पारितोषिक, परितोष में एक प्रत्यय लगेगा, पारितोषिक बनेगा। ओके, चलिए अब देखिए, व्यंजन आगम था,
तो व्यंजन का लोप हो जाना, जबकि लोप होना चाहिए था। क्या आ रहा है ये? अध्ययन, जबकि अध्ययन होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये होना चाहिए अ ध य य न। यण संधि अधि प्लस अयन से क्या बनेगा? अध्ययन। लेकिन अध्ययन, अध्ययन कोई नहीं बोलता, अध्ययन कर रहा मेरा बच्चा, अध्ययन नहीं, अध्ययन। तो ये क्यों है? क्योंकि ये है अधि प्लस अयन से बना, अधि प्लस अयन, यण संधि से बना हुआ। तो ऑलरेडी ये य है, ई के बाद अन्य स्वर ई बदलेगा य में, है ना, ध आधा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या आ रहा है? उम्मीदवार। क्या करे इसका? यस, उम्मीदवार, हमने म को खत्म कर दिया था, उम्मीदवार। अगला देखो व्यंग। देखिए ये शब्द सही है वैसे, इसमें कोई गलती तो नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए। वो क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूं। देखो, एक शब्द है परीक्षा और एक शब्द है परीक्षा, ये दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। पहले वाले परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। क्या अर्थ होता है? और ये शब्द का सामना मैंने किया इसलिए बता रहा हूं। ये शब्द मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ जुड़ा हुआ, मेरे साथ एक घटना घटी इस शब्द को लेकर के, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग। मुझे भी लगा कि मेरे जीवन में ऐसा भी हादसा हो सकता है। हाँ, अरे भाई बताते रहो आप, पेशेंस रखो। और इस परीक्षा का अर्थ होता है इम्तहान, परत, कसौटी, परीक्षा। तो रीट की परीक्षा देंगे बच्चे 27 तारीख को। तो बताइए मैं परीक्षा कौन सा बोल रहा हूं? सेकंड वन। बात समझ में? परीक्षा में कीचड़ खिलता है। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है। तो मैं ये कहूं कि परीक्षा में कमल खिलता है, सही है? ठीक है। अब वहां परीक्षा मतलब कीचड़ है, ये परीक्षा सही है। अब यहां पर ये व्यंग आया है, इस हिसाब से शब्द शुद्धि में पूछे तो यहां पेपर सेटर का मंतव्य यह है कि आप दूसरे व्यंग के बारे में जानते हो या नहीं। तो यहां व्यंग का शुद्ध रूप तो होगा व्यंग्य। क्या होगा? व्यंग्य। व्यंग का अर्थ होता है ताना, छिटाकसी करना। व्यंग्य होता है जिसको बोलते हैं टोंट मारना। जैसे कई बार घरों में अपने होता है कि कोई सासू माँ बैठी है और किसी ने बेल बजाई और वो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है, तो फिर वो सासू माँ टोंट मारती है, बहू क्या तेरे पैरों में मेहंदी लगाई है क्या? चलो मुझे आज यकीन हुआ कि अपने क्लास में वो बहू भी है। बहुत बढ़िया। नहीं बोले, एक बात है, दो तीन तो है मेरी बात का समर्थन तो करती है, कहीं नहीं। गुड। आज मुझे अच्छा लगा, चलो कोई तो बोलती तो है कम से कम, और कोई बात नहीं। व्यंग, इसका मतलब होता है ताना मारना। इस व्यंग का संधि विच्छेद। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, देखो मजाक अपनी जगह पर है। वो क्या है कि मैं एक बार बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा था, और आपको पता है पूजा पाठ करते हैं तो हवन होता है, और हवन में घी डाला जाता है ना। तो घी खत्म हो गया था, तो मैंने, मेरा स्टूडेंट था, उसको कहा रामलाल, हाँ, मैंने कहा तू घी लिया भाई, घी खत्म हो गया और अभी लगभग 300-400 आहुतियां बाकी है। तो सर किसमें लाऊं? कोई ठामड़ा नहीं है, पात्र नजर नहीं आया, कोई बर्तन नजर नहीं आया, बर्तन। तो आपको पता है वो धूप ध्यान करने वाला धूपन, वो धूप वाला, वो वर्ल्ड कप देखा आपने? तो वो बेवकूफ वो ही लेके भाग गया, दुकान पे गया, बोले मुझे आधा किलो घी दो। क्या दो?
घी दे दो। तो बोले यार इसमें तो पाव भरी आएगा, पाव भरी आएगा। वह कोई बात नहीं, पाव इसमें भर दो इसमें पाव भर दो। फिर पाव इधर भर दो, पाव इसमें भर दिया और मेरे पास ले आया, सर ये आधा किलो घी ले आया हो। मैंने कहा यार ये तो पाव है, बाकी पाव का सर ये रहा। अब उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ कर सकते क्या? हाँ, तो वो रामलाल है, बात समझ में आई ना। लेकिन उसने अपना काम तो किया, चलो गुरु की बात तो मानी। तो होता है जिंदगी में, कभी कभी कोई बात कर रहा होता है वो सही भी होती है, लेकिन उस चीज को वो आप अपन नेगेटिव लेते हैं। पर नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं, हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव हो ये भी जरूरी नहीं है। तो व्यंग और व्यंग में जो मैं बात बता रहा हूं, व्यंग का मीनिंग क्या होता है? ताना मारना। लेकिन इस व्यंग का भी अर्थ होता है, जैसे परीक्षा के लिए होता है। इसका संधि विच्छेद करोगे वी प्लस अंग, वी यानी रहित, अंग जो अंग से रहित है। इस व्यंग का अर्थ होता है अपाहिज, विकलांग, अंगों से रहित जो होता है। तो अब आपको देखो परीक्षा में अगर ये शब्द शुद्धि में दिया जा रहा है, शब्द शुद्धि में, इस हिसाब से ये सही है, लेकिन आपको इसमें इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है? तब तो इसका मतलब वो ताने मारने वाली बात कही है। अब यहां देखिए परीक्षा और परीक्षा में कौन सा शुद्ध है? अगर शब्द शुद्धि में पूछ रहा है तब तो इसका मतलब वो परीक्षा के इसके बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि ये परीक्षा भी सही होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। मैंने बताया 2013-14 में रेट के बैच को मैं पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट था मेरा, बीएड करके बेचारा ताजा ताजा आया हुआ था, और वो सरकारी नौकरी की कामना लिए वो कोचिंग ज्वाइन करता है और वो पढ़ता भी है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता दुर्भाग्यवश। तो वो बहुत होशियार भी था, तो उसने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अपनी उम्र भी चली जा रही है, तो क्यों ना अब वैकेंसी तो कब आएगी, तो उसे एक बीएड कॉलेज खोल दिया। क्या खोल दिया? प्राइवेट बीएड कॉलेज, अनुमति लिया है और कॉलेज खोल दिया। अब कॉलेज में क्या होता है? क्लासरूम होता है। कॉलेज में क्या होता है और बताइए आप? प्रिंसिपल रूम होता है, परीक्षा भवन यानी परीक्षा रूम भी होता है, जहां लाइब्रेरी भी होती। तो नया कॉलेज बनाया और वहां हिंदी के कोई टीचर अपॉइंट भी कर दिए, हिंदी पढ़ाने वाले। अब वो क्या है कि वो क्लास के बाहर लिखते हैं, जैसे कोई क्लास है तो उसके बाहर लिख देते हैं पुस्तकालय है, तो वो नेम प्लेट, तो वहां नेम प्लेट लिखी हुई थी और वहां लिखा हुआ था कि इस तरीके से परीक्षा कक्ष। क्या लिखा हुआ था? परीक्षा कक्ष ऐसे लिखा हुआ था। उसका इनोग्रेशन था, तो वो मुझे बुलाया कि सर मेरे बीएड कॉलेज का इनोग्रेशन है और आपको आना है। वहां जो हिंदी पढ़ाने वाले सर है उनको ये पता नहीं है कि मैं उस स्टूडेंट का टीचर रहा हुआ, मैं उनको मतलब वो मेरे से पढ़ा हुआ, मतलब कोई होंगे आए होंगे ऐसे। और मैं वहां गया और मैं जब कॉरिडोर में घूम रहा था, देखा मैंने कि ये प्रधानाचार्य कक्ष है, ये उसका कक्ष है, ये पुस्तकालय कक्ष है, ये स्टाफ रूम है, बढ़िया अच्छा कॉलेज डेकोरेट कर लिया। और फिर मैं जैसे ही उन्होंने परीक्षा कक्ष देखा, और आपको पता है मेरी गलती पर नजर तुरंत जाती है, और मैं वहीं रुक गया और मैं उस परीक्षा कक्ष को देख रहा। फिर मैंने उसको पूछा यार ये परीक्षा कक्ष का मतलब क्या होता है? तो इसमें बात कर ही रहा था, इत्तेफाक से वो हिंदी वाले सर भी आ गए जो वहां कॉलेज में पढ़ाने के लिए लगे हुए थे। वो आए तो क्या हुआ, मतलब कि ये परीक्षा कक्ष का मतलब, तो वो ये सोच रहे थे कि मैं कोई स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं केवल ऐसे बात कर रहा हूं। तो वो मुझे एक्सप्लेन करने लगे, सर परीक्षा कक्ष का मतलब जहां परीक्षा से संबंधित बात होती है, एग्जाम से संबंधित कॉपियां वगैरह सब रखी जाती है, पेपर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहीं टीचर आते हैं पेपर ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये परीक्षा सही लिखा है? फिर उन्होंने क्या कहा कि हिंदी मैं पढ़ाता हूं कि आप पढ़ाते हो? उस व्यक्ति ने जो कहा वो बता रहा हूं। तो तुरंत इस बात को, जैसे ये बात कही, तुरंत उस जिसने मुझे बुलाया उसने प्रत्युत्तर में क्या कहा वो आप सुनना। उसने कहा सर आप किससे बात कर रहे हो? ये जो आप देख रहे हो कॉलेज, वो सब मुझे गाइड इन्होंने कहा है कि तू ये इतना इंटेलिजेंट है तो तू पूरा कॉलेज चला सकता है। और मुझे ही कहा क्योंकि कंपटीशन जब आएगा तब तक तू तैयारी करते रहना और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर ये परीक्षा नहीं होता। तो फिर सर परीक्षा तो यही होता है और कौन सा होता है? मैंने कहा ये मात्रा गलत है, ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, इस परीक्षा का मतलब इम्तिहान, जांच, परख, कसौटी। अब आप सोचिए हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति
परीक्षा को अगर ये शुद्ध बता रहा है तो आप सोचिए वो कितना पढ़ा लिखा होगा उस शब्द को लेकर के। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी वाले से हम अपेक्षा करें वो शुद्ध बताए तो वहां फिर मैंने बताया, फिर बोले अच्छा तो ये परीक्षा, तो उन्होंने पहली बार परीक्षा शब्द पढ़ा कि ऐसा परीक्षा और होता है, ऐसा भी शब्द होता है, जबकि परीक्षा ये भी सही है और ये भी। इसी तरीके से मैंने उनको एक नहीं 3-4 ऐसे शब्द पढ़ा दिए उसी समय। मैंने एक शब्द पढ़ा है ये वाला, बोला कि सर आरती की मात्रा बताओ, तो उन्होंने कहा आरती ये होती है। मैंने कहा आपने एक ही आरती देखी है, मैंने तो आरती पूजा ज्योति सब देखी है। और एक आरती अपने कोई है तो नहीं, आरती पूजा ज्योति नहीं, फिर गए सर ऐसा बोलते कोई नहीं है। हाँ ये आरती, ये आरती सीता, ये सीता भी सही है और ये सीता भी सही है। जानने के लिए देखें अगला एपिसोड शब्द युग्म में इनका अर्थ कि ये दोनों सही क्यों है, इस पर अपन बात करेंगे। ऐसे खूब सारे शब्द पढ़ाए मैंने, फिर उनको लगा कि नहीं यार सर सही है, फिर उन्होंने सॉरी फील भी किया, नहीं सर मैं भावावेश में आ गया, पता नहीं, तो मान लेना चाहिए। गलत मैं होता हूं तो मैं भी मान लेता हूँ हाँ सर गलती हो गई। जैसे बैलगाड़ी मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने अगले दिन आकर के करेक्ट किया। हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या उस श्रृंखल, उद्दंड श्रृंखल से क्या बनेगा, उस श्रृंखल। और ये मैंने आपको संधि में पढ़ाया, याद करिए। नियमों में बंधा न रहना क्या कहलाता है, उस श्रृंखल। अब देखिए फिर आ गया सॉरी पहले इसको ले लेते हैं, महत्व। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। ये शब्द आपको यूं लग रहा है ये सही है, ये एकदम सही लग रहा है, पर ये सही नहीं है। देखिए इधर मैं आपको दावे के साथ कहूं, अगर शब्द शुद्धि में आए और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, और एक ऑप्शन ये मिलेगा बोलो गलत, ठीक है ना। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने कहा बोले कि गलत। चलो अब अच्छी बात है, महत्व शब्द गलत। अब आप अच्छी तरीके से देख लेना, इस शब्द को मैंने कहां का आपको पढ़ाया वो भी बता रहा। अपनी कॉपी के पहले ही पेज पर मैंने हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, वहां मैंने बोल रखा है, लेकिन लड़कों ने अगर ढंग से मैंने कहीं बीच में बात कर ली है तो सही लिखा होगा, बाकी गलत ही लिखा होगा। देखो आप ये किस किस ने लिखा, वो हाथ खड़ा करे, वो सब सही है, ये सही है। पूर्ण लिखने के बाद सही होता है, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं लिखते, पूर्ण आ गया तो सही है। ये किस किस ने लिखा, हाथ खड़ा करे, कॉपियां चेक करो इन सब की, लिखा है, लिखा है और लिखा है। अच्छा आप तो चलो हाँ, अब रुक जाओ। जिसने ये लिखा उन सबका गलत। तो सबसे पहले वाले पेज को सुधार, मैंने कहा ना समय आने पर सब सुधार करवाऊंगा। तो पहले वाले शब्द पर, पहले ही पेज पर जो शब्द गलत लिखा गया है वो शब्द शुद्ध करने का टेम आ गया है। अब उसको शुद्ध कैसे करना वो समझा रहा हूं, क्यों ये गलती हुई है। हिंदी में आने से पहले ये शब्द है महत। क्या शब्द है, महत का मतलब बहुत बड़े रूप में। अब बात करते हैं प्रत्यय की, तो हमारा यहाँ एक प्रत्यय संस्कृत से आया हुआ प्रत्यय त्व। जैसे गुरु में त्व लगता है गुरुत्व, लघु में त्व लगता है लघुत्व, तो महत में त्व लगता है तो बनता है महत्व। तो यहां हमें ध्यान रखना है, ये म, ये अ, फिर ये त, फिर ये त, और ये बनेगा महत्व। पहली बात तो इसमें दो तो आते हैं, और कई बार आपको ऐसा न लिख करके ऐसा लिखा हुआ अगर मिल जाए, ये अ, ये त, फिर ये त और ये त, तो ये कुछ हद तक सही है, गलत तो नहीं कह सकते, पर मानक ये, क्योंकि इसमें आधे न का भी भ्रम हो जाता। तो ये जिसने लिखा उनका भी सही है और ये जिसने लिखा उनका सही है, लेकिन जिसने ऐसा लिखा वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से देखिए एक और शब्द सिखा रहा हूं मैं आपको, वो आगे अभी आएगा थोड़ी देर बाद।
क्या लिखा है ये? तत्व। ये जनरली ऐसे लिखा जाता है तत्व, परंतु तत्व शब्द भी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? कि देखिए ये तो है संस्कृत का तत्व, और तत्व में त्व लगेगा तो क्या बनेगा? तत्व। तो इस हिसाब से यहाँ तो हो जाएगा एक और त, यानी कि आधा त। तो तत्व में भी दो त होते हैं, महत्व में भी दो त होते हैं, इसलिए इस शब्द को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको लिखना। अगला इंदिरा, ये राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु शब्द शुद्धि में पूछा है तब तो हमें लिखना पड़ेगा इंदिरा। क्या लिखना पड़ेगा? अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। इस इंदिरा का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी, इंदिरा सची जिसका नाम है, और इस इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो अब दोनों सही है, लेकिन शब्द शुद्धि में पूछा तो इंदिरा का लिखना हमें इंदिरा, इंदिरा गांधी। अगला देखिए उपलक्ष्य, ये भी खूब लिखते हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया। इस उपलक्ष्य पर मैंने एक बोझ रखा है, उसमें आपको पढ़ना उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य। क्या आएगा? उपलक्ष्य, यह आएगा उपलक्ष्य। क्या आएगा? उपलक्ष्य आएगा, उपलक्ष्य नहीं। अगला देखो, आ प्लस छादन आच्छादन, अनुधन छेद अनुच्छेद, विधन छेद विच्छेद। तो तरु प्लस छाया तरु छाया, ये मैंने आपको संधि पढ़ाई उस समय भी बताया था, तरु छाया यानी पेड़ की छाया। अगला देखिए, आर्द्र नहीं होता, आर्द्र होता है, आर्द्र, ये आएगा। अगला निरवलंब, निरवलंब, अवलंब, अवलंब यानी सारा, नेर यानी नहीं, ठीक है। राजा अभिषेक नहीं होगा, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राजा अभिषेक, राजाभिषेक। अगला देखो स्वातंत्र, देखो ये स्वातंत्र, देखो स्वा कब आता है? जब यह प्रत्यय हो, तो ये आना चाहिए स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य या फिर स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता राइट है। या तो आपको यह प्रत्यय अगर लगाना है तो फिर आगे लिखना पड़ेगा स्वा, स्वतंत्र में यह लगेगा तो स्वातंत्री बनता है, स्वातंत्र नहीं बनता। अगला है द्विधा, द्विधा नहीं द्विविधा, यह है द्वि, द्वि का मतलब दो, और विधा, विधा यानी टेक्निक, तकनीक। जैसे मैं आपको हिंदी द्विविधा तरीके से पढ़ा सकता हूं, दो तरीके से पढ़ा सकता हूं। तो दो बार, दो विधा, दो टेक्निक, दो तरीके से बात कही जाए, उसके लिए आता है द्विविधा, द्विधा नहीं होता। अगला देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है नफरत करना, और यह आता है ईर्ष्या। तदनंतर, ये तदनंतर, ये पूरा आएगा। और ये सामर्थ्य, ये एलडीसी हाई कोर्ट में आया हुआ है, सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य, सामर्थ्य, यह आ जाएगा सामर्थ्य, सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि समर्थ में यह प्रत्यय लगने से क्या बनता है? सामर्थ्य। यहां पर देखिए सा कब आ सकता है? जब यह प्रत्यय हो। अगर आपको सा नहीं लिखना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा समर्थ, मैं समर्थ हूं इस बात में, ठीक है ना, कि आपको हिंदी जितना आ रहा होता मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अगला देखो द्वंद्व, मैंने आपको सिखाया, ये मैंने कहा नहीं 3-4 बार लिख के बढ़ाऊंगा, ये द्वंद्व। देखिए इसको लिखने के तरीके, ये मानक और स्टैंडर्ड तरीका। अगर ये परीक्षा में नहीं मिले और ये मिल गया द्वंद्व, तो ये भी राइट है, गलत नहीं है। और ये नहीं मिले और ऐसे मिल गया तो ये भी राइट है। पर इन तीनों में मानक स्टैंडर्ड कौन सा है? पहला, क्योंकि कोई भी ऐसे जोड़ के हमें नहीं लिखना। अगला देखो उत्पन्न, ये आना चाहिए उत्पन्न, उत्पन्न होना चाहिए, उत्पन्न नहीं। अगला खतरनाक, मिष्टान, ये गलती क्या हुई है? ये आना चाहिए मिष्टान्न, मिष्टान्न, मिष्ट प्लस अन्न से बनता है, इसको लॉक कर लेना। अभी तक बच्चे सुधरे नहीं है इस शब्द को लेकर के, और बीकानेर में जोधपुर वालों ने तो इस शब्द का सत्यानाश कर दिया है, मिष्ठान भंडार लिख लिख करके। और वो मिष्ठान क्यों लिखा गया है? वो सब मुख सुख के कारण लिखा गया है, क्योंकि मिष्टान्न बोलने में हमारा जीव निकल रहा है, प्राण निकल जाएंगे, इसलिए हमने मुख को सुख देने के लिए ट को बदल दिया ठ में, और न और खा गए नहीं है। हाँ,
इस मिष्टान का तद्भव अगर परीक्षा में पूछे तो आपको लिखना है मिष्ठान। ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, और परीक्षा की कसौटी पर आप कसना चाहते हो शब्द शुद्धि पर, तो तत्सम शब्द शुद्ध माने जाते हैं, तद्भव नहीं माने जाते, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, चार दीवारी, ये हम खूब बोलते हैं चार दीवारी। अच्छा, इस चार दीवारी का क्या कंसेप्ट है ये बताया आप। चार दीवारी, जैसे ये हमारा मकान है, ठीक है, ये घर बना हुआ हमारा, ये चिमनी मान लो। अब बताओ इसके चारों ओर में क्या करनी है, दीवार बनानी है, चारों ओर बनानी है ना, तो चारों ओर दीवार, ये दीवार बन गई, बाउंड्री वॉल। आप इसे चार दीवारी बोलते हो कि चार दीवारी, हमारा खेत चार दीवारियों में सुरक्षित है, बाढ़ बना रखी है, पर वास्तव में ये शब्द हम गलत बोले जा रहे हैं, और इतना व्यापक स्तर पर गलत बोले जा रहे हैं, हम इसके कंसेप्ट को समझे ही नहीं। चार दीवारी का कंसेप्ट ये नहीं है, ये विदेश से आया हुआ शब्द है। पहली बात तो कहां से, विदेश, अरबी फारसी भाषा का शब्द है, और ये शब्द क्या है, वो ये है चार दीवारी। अब आप सोचिए, शब्द ये था चहार दीवारी, और हमने इसको क्या बना दिया, ये सब मुंडे के सुख के कारण। हाँ, अपने आपको मैंने श्मशान पढ़ा और हम शमशान बोल रहे हैं, हम फिटकिरी की जगह फटकरी या फिटकिरी फटकरी बोलते हैं। तो ये शब्द गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इजी इजी बोलने के लिए, सरल बोलने के लिए। अब आप इसको समझिए, इस चार दीवारी का मतलब है चारों ओर से दीवार बनाना। कोई जरूरी नहीं है कि दीवार चतुर्भुज आकार में हो, किसी, जैसे मान लीजिए ये घर है, अब इस घर को मैं ये इस तरीके से भी बना सकता हूं, मैं इसकी दीवार चारों तरफ से सर्किल में भी बना सकता हूं, मैं इसकी दीवार प्रोटेक्शन के लिए त्रिभुज के आकार में भी बना सकता हूं, बशर्ते इसको कहते हैं कंपाउंड वॉल, अर्थात चारों तरफ से सुरक्षा देनी है। तो हमने चार दिशाओं को मान करके चार दीवारी बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ध्यान रखना, इसे कभी चार दीवारी न कह करके हमें कहना चाहिए चार दीवारी। और ये आरपीएससी में आया हुआ है, इसे आप ऐसे लिखोगे चार दीवारी। चार अगर दीवार है तो वो चार दीवार का मतलब नहीं है, यहाँ है चारों तरफ से दीवार बना देना, उसे हमने क्या नाम दिया, चार दीवारी। क्या नाम दिया, चार दीवारी। चलिए इसे लिख लीजिए आप एक बार, चार दीवारी। महत्व के आगे कांक्षा लग जाए तो नहीं, कांक्षा नहीं होता, वो महत्व प्लस आकांक्षा। एक मिनट रुक जाना भैया, एक तो राधे श्याम जी है हमारे ऑनलाइन वाले, वो कांक्षा जोड़ रहे हैं, कांक्षा नहीं होता। देखिए इधर, ये समझा देता हूं, ये है महत्व, और ये त्व, और ये है आकांक्षा। क्या है ये, आकांक्षा। मैथ में त्व लगता है तो ये तो बन गया महत्व। अब यहां कौन है स्वर, अ, इधर कौन है, आ, तो ये बनेगा महत्वाकांक्षा। इसलिए ध्यान रखना, महत्वाकांक्षा जब भी लिखें, या तो ऐसे लिखो आप, या फिर महत्वाकांक्षा, ऐसे दोनों राइट है। आकांक्षा है इच्छा, हम जिन आकांक्षाओं को महत्व देते, और ये लाइन लिखवाई थी मैंने, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता, लिखा था ना मैंने, तो उसको देखना, उस समय भी मैंने डबल त ही लिखे हुए, महत्व में दो ही तो आता। चलिए लिख लीजिए सर, महत्व के आगे कांक्षा लग जाए तो राइट। अरे राधे श्याम जी मैंने क्लियर कर लिया है, अब आप देख लो इसको। सर स्टेशन हिंदी शब्द है या फिर अंग्रेजी का, अरे अंग्रेजी का है, अरे ये अंग्रेज लोग लाए थे हमारे यहाँ ट्रेन, इसलिए उससे जुड़ी सभी जानकारी
चाहे वो टिकट हो, चाहे स्टेशन हो, है ना, ये सब अंग्रेजों की देन है। बाकी आप तो ये हमारे यहाँ तो ट्रेन थी ही नहीं। हमने इसको तो भाववाचक शब्दों में कहा है, लोपथ गामिनी। ठीक है ना, जो शब्द हमारे यहाँ आविष्कार हुए ही नहीं तो हमने उनका नाम उसी रूप में स्वीकार कर लिया। आप साइकिल, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, लेकिन हम कभी साइकिल को कभी यूं थोड़ी कहते हैं द्विचक्र वाहिनी पर बैठ कर आया हूं, वो है ही नहीं। हम तो केवल उसका भाववाचक। अब सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट को श्वेत धूम्र दंडी का, हाँ हाँ, वो तो लंबा चौड़ा नाम है उसके। हाँ, इसलिए अब पहले हमारे यहाँ धन को जमीन में गाड़ा जाता था, बैंक होता ही नहीं था, और अंग्रेज लेकर के आए बैंक, तो हमने उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया। बैंक का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है कि आप हिंदी में ढूंढे, क्योंकि बैंक हमारे यहाँ था ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको वैसा ही स्वीकार कर लिया और मान लिया। अब यही बात ऑक्सफोर्ड वालों को अब समझ में आई है, इसलिए उन्होंने अपने शब्द अब वैसे के वैसे स्वीकार किए। हमारी तो हिंदी भानुमति का पिटारा, जैसे शब्द थे वैसे के वैसे स्वीकार कर लिया हमने। हमने अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी सब शब्दों को ले लिया और हिंदी में उसको मान्य कर दिया। अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उनका शब्दकोश सीमित और संक्षिप्त हो गया, हमारा शब्दकोश विस्तृत और व्यापक हो गया। और आज देखिए, आज भी वो, अब वो चपाती लिख रहे हैं, डिक्शनरी में देखना चपाती लिखा हुआ मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो चपाती लिखा हुआ मिलेगा आप, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है हमारे यहाँ। ढोकला, अब अंग्रेज भी ढोकला ही लिखते हैं, डिक्शनरी में ढूंढोगे तो ढोकला मिलेगा। उसके लिए वो, अब उनके पास कोई दूसरा शब्द है ही नहीं, तो हमारे शब्द अब वो ग्रहण कर रहे हैं। वैसे हमने पहले ये है ना, आर्द्र, आर्द्र, कुछ शब्दों का हिंदी शब्द नहीं होता। अभिषेक जी, आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो अब एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग करते नहीं है, इसलिए उस पर हम बात भी नहीं करते। ठीक है, अब किसके लिए क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या बोलते हैं। बाकी दवाइयां गलत लिखा है तो मेडिकल पे दवाइयां बिक ही रही है, हम भी दवाइयां ला ही रहे, ठीक है ना। तो ये तो कंपटीशन का मसला है, शब्दों को शुद्ध लिखने का और समझने का। जितना शुद्ध लिखेंगे और समझेंगे हम, उतना उस शब्द के साथ न्याय कर पाएंगे। बाकी तो आप कुछ शब्द राजा अभिषेक भी लिख दोगे तो अगला व्यक्ति समझ ही जाएगा कि राज्य अभिषेक ही है, ठीक है ना। तो लेकिन जब कंपटीशन में आता है और फिर हम उसको वैसा ही ग्रहण करके आ जाएंगे तो फिर हम सिलेक्शन से कोसों दूर है। हमें तो पहले सिलेक्शन की तरफ देखना है। चार दीवारी लिख लिया सभी ने? बस आज इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।